गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग राजनीति विज्ञान या सिविक्स में सेकंड चैप्टर संविधान निर्माण पढ़ रहे हैं। देखिए, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है या संविधान क्यों आवश्यक है। पिछले हम लोगों ने अध्ययन में पढ़ा है कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में शासक अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादातर जो एक विशेष संविधान होता है और उस संविधान या कानून को जनता और सरकार दोनों को क्या होता है, मानना पड़ता है। इन्हीं नियमों और प्रक्रियाओं का जो लिखित रूप होता है वही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। यानी जिस आधार पर, जिस विधा पर, जिस नियम कानूनों पर सरकार और वहाँ के नागरिक अपना कर्तव्य और अपने अधिकारों का पालन करते हैं, वो चाहे लिखित हो या अलिखित हो, रीति रिवाज परिपाटियों पर आधारित हो, उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। यह देश का सबसे सर्वोच्च संविधान कानून होता है और इसकी दृष्टि से संविधान के जो सभी लोग हैं, नागरिक, वो बराबर होते हैं और नागरिक को अधिकार मिलता है। सरकार की शक्ति और सरकार के कार्य करने का तौर तरीके भी इसमें निश्चित किए रहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी प्रश्न भी उठाएंगे। आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान का निर्माण कैसे होता है, उनका निर्माण कौन करता है और किस तरीके से करता है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान का आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान का निर्माण हो जाने के बाद क्या हम उनमें बदलती स्थितियों के अनुरूप बदलाव कर सकते हैं। हाल के दिनों में संविधान निर्माण का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने किस तरह अपने संविधान के निर्माण के कार्य को अंजाम दिया, हम इस अध्याय के प्रारंभ में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम अपने भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे मौलिक जो विचार मूल्य हैं उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरीके से सरकार के अच्छे कामकाज और नागरिकों के जीवन के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। जो तो हम लोग का जो टॉपिक है मेन पहला है वो है क्या है, अभी तो हम लोगों ने प्रस्तावना या परिचय पढ़ा। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों का क्या था, उपनिवेश था, ठीक है ना, जिसका बहुत से लोगों ने विरोध किया। गांधी जी खुद 20 साल वहाँ रहे और उन्होंने भी इस उपनिवेश का दंश झेला और वहीं पर ही उन्होंने अपने आंदोलन, सत्याग्रह और सबने आज्ञा आंदोलन या अमरण अनशन, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे प्रयोग किया। बाद में भारत आए, भारत में भी उन्होंने किया। ये जो चित्र में देख रहे हैं ये है नेल्सन मंडेला, जो 28 साल तक अफ्रीका में जेल में रहे और इन्होंने नक्सल भेद यानी जो गोरा काला जो भेदभाव की नीति है उसका विरोध किया और बाद में 94 में ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मैंने गोरों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष किया तथा आज मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। अश्वेत मतलब जो है गोरे हैं। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग मेल जोल के साथ रह सकें, सभी को समान अवसर मिले। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना चाहता हूँ और इसे पाना चाहता हूँ। यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस आदर्श के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। ये जो स्टेटमेंट था वो नेल्सन मंडेला का था, जिसे नेल्सन मंडेला को क्या है, अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी उन्होंने देशद्रोह के का मुकदमा चलाया था, ठीक है ना। इन्होंने ही, नेल्सन मंडेला ने ही रंग भेद की नीति का विरोध किया और बाद में जब यहाँ से उपनिवेश समाप्त हुआ तो ये पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। यह कथन नेल्सन मंडेला का है, मैंने बताया, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के जो शासकों के रंग भेद की नीति थी उसका विरोध किया था। दक्षिण अफ्रीका की रंग भेदी अत्याचारी सरकार ने 1964 पर उन पर मुकदमा चलाया देशद्रोह का और उनके साथ अन्य 7 नेताओं को आजीवन कारावास की सजा दी। उन्हें 28 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रॉबेन द्वीप में कैद रखा गया, ठीक है ना। देखिए ये चित्र बना है, इसमें लिखा हुआ है कि साइन बोर्ड है चित्र की, इस साइन बोर्ड में लिखा कि खतरा,
देसी, अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़े वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दी गई। ये क्या है? यह रंगभेद वाले 1953 में एक साइन बोर्ड है जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। एक कोई अंग्रेजों का एक कोई कॉलोनी है या कोई पार्क था या कोई कॉलोनी था जिसमें रिहायशी इलाके जहाँ पे भारतीयों या और जो काले लोग हैं उनको घुसने का आदेश नहीं था। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद या नक्सलीय भेद पर आधारित इस व्यवस्था का नाम है, उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था जो था वो यूरोप के जो गोरे लोग थे उन्होंने प्रारंभ किया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार की दृष्टि से कई यूरोपीय कंपनियां दक्षिण अफ्रीका की तरफ जोर जबरदस्ती और हथियारों से इनको गुलाम बनाया था, जैसे भारत को इन्होंने किया था। लेकिन भारत से विपरीत बड़ी जनसंख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में आकर बस गए थे और उन्होंने स्थानीय शासन अपने हाथों में ले लिया था। गोरो शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति आरंभ कर दी। जनता की जो चमड़ी अर्थात त्वचा के रंग के आधार पर इनको बांट दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों की आबादी कुल जनसंख्या की 3/4 थी, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या इस काले लोगों की थी। श्वेत और अश्वेत के अतिरिक्त यहाँ और मिश्रित लोग भी थे जिन्हें रंगीन त्वचा वाले लोग कहा जाता था, और वे लोग भी थे जो भारत से गए थे। गोरे शासकों गोरों के अतिरिक्त सभी को नीचा और छोटा माना जाता था। उन्हें मतदान देने का भी अधिकार नहीं था। देखिए डरबन में समुद्री तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकी और जूलू भाषा में लिखा गया था। वो नोटिस बोर्ड क्या है कि समुद्र में डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के अंतर्गत इस तट पर नहाने का अधिकार केवल श्वेत नस्ल के लोगों को, यानी गोरे लोग ही इस तट पे नहा सकते हैं, बाकी और कोई नहा नहीं सकता। ऐसे ऐसे बोर्ड हर जगह ये लोग अपने रेस्टोरेंट, होटल, पार्क, अपने रहने वाले इलाके कार्यालय में भी ये लगाए रहते थे। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए सबसे खतरनाक और दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्ती में घुसने की अनुमति नहीं थी। अनुमति होने पर भी वे वहां जाकर कार्य कर सकते थे। अगर वहां उनको जाना पड़ता तो उनको क्या लेनी पड़ती थी? पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। ट्रेन, बस, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, समुद्र के किनारे, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक शौचालय आदि में श्वेत और अश्वेतों के लिए अलग अलग थे। दोनों के लिए अलग अलग जगह बनाए हुए थे। इसे पृथककरण या अलग अलग करने का प्रबंध कहा जाता था। अश्वेतों को श्वेत चर्च में जाने पर पोड़ता पड़ देने, जिनके लिए चर्च भी अलग थे। यहाँ तक कि उन्हें संघ बनाने और श्वेतों के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं था, यानी इन्हें जो मौलिक अधिकार थे वो अधिकार नहीं दिए गए थे। यानी सरकार के खिलाफ ये ना बोल सकते हैं, ना संघर्ष कर सकते हैं और ना ही आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है ना। सन 1950 में अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने इस प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया और इस हेतु उन्होंने धरना प्रदर्शन के लिए और हड़तालें करने के लिए विचार बनाया। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने के लिए वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले बहुत से लोग एकजुट हुए, जिनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे। ठीक है ना। कई समझदार और संवेदनशील गोरे लोगों ने भी रंग भेद को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को समर्थन दिया। उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। कई देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन जो श्वेत सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या कर दी और उनका दमन करके अपना शासन जारी रखा। ठीक है ना। एक नए संविधान की ओर नेल्सन मंडेला के जीवन पर एक पोस्टर बनाया और क्या है उनकी जो आत्मकथा है द लॉक टू फ्रीडम उपलब्ध है, उसे कुछ भाग पढ़कर अपनी चर्चा करना है, ये आपके काम करने की बात है। ठीक है। एक संविधान की ओर जब रंग भेद के खिलाफ विरोध और संघर्ष बढ़ता गया तब सरकार को यह आभास हुआ कि अब अश्वेतों पर अपनी मनमर्जी से हम लोग राज नहीं कर सकते। इसलिए गोरो चमड़ी वाली सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया तथा भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध एवं मीडिया पर लगे प्रतिबंध को उठा लिया गया। 28 वर्ष तक जेल में रखने के पश्चात नेल्सन मंडेला को स्वतंत्र कर दिया गया।
अंततः 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका ने गणराज्य का नया झंडा लगाया, जिसमें यह दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश बन गया और यहाँ रंग भेद वाली शासन व्यवस्था का भी अंत हो गया। यदि दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता। जैसे दक्षिण अफ्रीका में गोरों ने जो श्वेत लोग हैं उनको मारा पीटा दमन किया, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका में गणतंत्र हो गया और मैंने बताया भी आप लोगों को 3/4 लोग काले लोग थे, तब 1/4 गोरे लोगों का क्या हाल होता है आप सोच लीजिए। ठीक है ना। यह सब कैसे हुआ, ये इस असाधारण बदलाव के बारे में नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दोनों समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए थे दोनों लोग, क्योंकि दोनों समूहों को एक दूसरे की भल मनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। ये मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के सभी लोग अपनी अच्छाई पर विश्वास न छोड़ें और इस बात पर विश्वास रखें कि मानव जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि वे सत्ता में रहते हुए गोरों लोगों ने जो जुल्म किया है उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। जो अश्वेत शासक थे या नेता थे उन्होंने ये नहीं कहा ये कि उन्होंने अपनी जनता से ये अपील किया कि अंग्रेजों ने जो या श्वेत जो गोरे लोग थे जो हम लोग हमारे ऊपर इन्होंने शासन के समय जो इन्होंने अत्याचार मचाया था, अब हम लोग का शासन आया है तो हम लोग इनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इनके द्वारा किए गए जो अत्याचार है उनको क्या कर देंगे, भूल जाएंगे और इन्हें माफ़ कर देंगे। नेल्सन मंडेला ने कहा कि अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष को समानता है, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का जो निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नस्ल हत्याओं पर जोर कर शासन किया और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। नए संविधान के निर्माण हेतु दोनों पार्टियां साथ साथ बैठी। 2 वर्ष के बाद विवाद के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपने देश का संविधान बनाया। इस संविधान ने नागरिकों को जितने अधिकार दिए वैसे दुनिया के किसी भी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि कठिन मुद्दों के निराकरण के प्रयास में किसी भी को उपेक्षित नहीं किया जाएगा तथा न ही किसी विषय में अपनी व्यक्तिगत राय बनाकर उसका साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। यानी जब भी कोई संकट आएगा तो दोनों समाज के लोग आपस में बैठेंगे और बात करेंगे। एक समाज के लोग ऐसा एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर भी सहमति बनाई गई कि जिसका कोई भी अतीत रहा हो उसे भूलकर अब प्रत्येक समस्या के निवारण के लिए भी भागीदारी होगी। यानी प्राचीन बातें जो पुरानी बातें हैं, चाहे गोरों ने अश्वेतों को मारा हो, चाहे जो भी समस्याएं रही उन हम सभी प्राचीन बातों को भूल जाएंगे और नए समस्याओं के निराकरण के लिए आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना भी इसी भावना को बेहद महत्वपूर्ण ढंग से क्या करती है, व्यक्त करती है। ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका जो संविधान और विश्व भर के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही। अभी तक जिस राष्ट्र की समूचे विश्व में गैर लोकतांत्रिक तौर तरीके से निंदा होती जा रही थी, आज उसी राष्ट्र के लोकतंत्र को मॉडल के रूप में अन्य विश्व लोग अपना रहे हैं और देख रहे हैं। यह सब कुछ वहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वहाँ के निवासियों ने अपने जो पुराने अतीत थे जो उनके ऊपर दुर्व्यवहार हुआ था, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उन अत्याचारों को भूलकर नए उज्जवल भविष्य के लिए दोनों समुदाय, दोनों जाति के लोग एक साथ बैठकर उस देश के लिए सोचना शुरू किया था। आइए पुनः नेल्सन मंडेला के शब्दों के माध्यम से इन्हीं बातों के विचार। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास व भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने क्रूर, रंग भेदी और दमनकारी इतिहास को दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी जो पुरानी बातें हो चुकी हैं, जैसा गोरों ने अश्वेतों या कालों के खिलाफ जो काम किया था उसको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को, इसके सभी लोगों को वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है। श्वेत व श्वेत, स्त्री व पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से सभी का है।
यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक विषय का है या किसी एक लोगों का है, ये देश सभी का है, ऐसा इन्होंने कहा। तभी ये सही है। देखिए चित्र में दिया है कि आज का चित्र है दक्षिण अफ्रीका का। यह चित्र आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को दर्शाता है। वर्तमान का दक्षिण अफ्रीका स्वयं को इंद्रधनुषी देश कहता है, क्योंकि में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ आप यहाँ पे सामूहिक हैं या सम्मिलित हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक जो है वो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।